या बच्चों, तो लास्ट टाइम बात कर रहे थे हम मोमेंटम के कंजर्वेशन की, ठीक है ना। मतलब हम लोग ने ऐसे कुछ देखा कि अगर दो बॉडीज आपस में कोलाइड करें या कुछ भी हो, अगर हम ऐसे वाला केस लें, देखो ऐसे वाला केस, और इस पे एक बॉल आ रही हो जिसका मास m और वेलोसिटी u, और ये टकराती है, टक्कर के बाद ये ऐसे कुछ हो जाती है, v वेलोसिटी से जाती है, मास m। कोई हमसे बोले मोमेंटम का क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? मोमेंटम इज नॉट कंजर्व। किसी ने पूछा रीजन बताओ कंजर्व क्यों नहीं है? कंजर्व इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट के साथ जब ये बॉल टकराती है ना, तो ये सपोर्ट बिहेव करता है एज एक्सटर्नल एजेंट, और जब ये एक्सटर्नल एजेंट के जैसा बिहेव करेगा तो ये बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स कहां पे अप्लाई करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। टक्कर के टाइम इस पे इधर को फोर्स लगेगा, और ये कौन सा वाला फोर्स होगा? ये एक्सटर्नल होगा, और एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ऐसे कुछ देखते हैं कि एक बॉडी है, मास है की, वेलोसिटी u से जा रही है, और एक किसी बड़ी बॉडी हो या छोटी बॉडी हो, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं होने चाहिए। फिक्स्ड नहीं मतलब ये मूव कर सके आराम से। तो जब ये इस वाली बॉडी के साथ टकराता है तो हम क्या देखते हैं? हम देखेंगे इसका मोमेंटम कम हो जाएगा तो इसका बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली दोनों का कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा। लेकिन अगर गलती से ये फिक्स्ड होती, इमेजिन करो कि ये फिक्स्ड होती, तो इसका तो कम हो जाता लेकिन इसका बढ़ता नहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड है। तो वैसे वाले केस में हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ऐसे केस में हम लिख सकते हैं इफ बोथ आर मूवेबल then momentum is conserved. If both are movable, मतलब दोनों की दोनों बॉडीज कैसी हैं? मूवेबल हैं, तो मोमेंटम कैसा होगा? कंजर्व होगा। लेकिन यहाँ पे ये वाली बॉडी कैसी है? फिक्स्ड है, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। क्लियर होता है? तो फिर ऐसे वाले केस में जो फर्स्ट केस है, इसमें कंजर्व नहीं होगा बट चेंज तो होगा। मतलब इसमें कंजर्व नहीं है लेकिन चेंज तो होगा। यस, चेंज होगा। तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में जो पर्टिकुलर केस में आपको दिखा रहा हूं, इस पर्टिकुलर केस में कोई तुमसे क्या पूछेगा? इस केस में तुमसे कोई पूछ सकता है कि बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आया, ये तो पूछेगा, कंजर्वेशन की बात नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए कोई हमसे पूछता है कि it's a rigid support, it's a rigid support and we have a body of mass 10 kg running with something 10 meter per second, और ये 10 मीटर पर सेकंड से रन करता है और इसके ऊपर कोलाइड करता है। जब इसके ऊपर कोलाइड करेगा तो बॉडी टकराने के बाद, सपोज करो सेम बॉडी जिसका मास 10 kg के बराबर है, और ये इधर को जाना स्टार्ट कर देता है, सपोज करो 8 मीटर पर सेकंड से। 8 मीटर से क्यों जा रहा है? कुछ एनर्जी का लॉस हो गया होगा किसी वजह से। अब कोई हमसे बोलता है कि फाइंड चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। किसी ने हमसे ऐसे बात करी कि चेंज इन मोमेंटम करो, तो हम जानते हैं चेंज का मतलब, चेंज को सपोज करो मैंने डेल्टा से दिखा दिया, इसको हम कैसे बोलेंगे? फाइनल। एफ मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, एंड दिस इज डेल्टा। ऐसा करते हैं हम लोग ना, इस वाले डायरेक्शन को बोल देते हैं पॉजिटिव, तो फिर इसका ऑपोजिट डायरेक्शन कैसा होगा? नेगेटिव। फाइनल मोमेंटम किसको बोल रहे हैं हम? दिस इज फाइनल मोमेंटम। लेकिन ये कौन से डायरेक्शन में? टकराने के बाद बॉडी कहां पे जा रही है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये फाइनल मोमेंटम है, लेकिन कहां पे? लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव के नेगेटिव? हमने इसको नेगेटिव बोलना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे? हम लोग लिख रहे होंगे फाइनल मोमेंटम इक्वल टू माइनस टाइम्स हाउ मच? मास इनटू वेलोसिटी, एंड मास इनटू वेलोसिटी का मतलब हुआ हाउ मच? माइनस 80 kg मीटर पर सेकेंड। And what about this initial momentum? Initial momentum is not right side, but initial momentum कहाँ पे? Left side में। इसको हम कैसे लिखेंगे? प्लस। प्लस क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आएगा प्लस मास इनटू वेलोसिटी, दैट बिकम्स 10 into 10, दैट इज 100 kg मीटर पर सेकेंड। अभी किसी ने बोला कि चेंज इन मोमेंटम बताओ, तुम बोलोगे सर चेंज इन मोमेंटम आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, एंड दैट वैल्यू बिकम्स फाइनली। अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे मैंने एरो लगाया था, यहाँ पे एरो नहीं लगाया, क्योंकि एरो केवल डायरेक्शन के लिए लगाए जाते हैं। अगर हमने इसको ऑलरेडी प्लस और इसको ऑलरेडी माइनस बोल दिया, फिर एरो लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डायरेक्शन हमें ऑलरेडी मालूम हो गई। सो नाउ दिस फाइनल माइनस इनिशियल। नाउ व्हाट इज फाइनल? फाइनल इज माइनस 80 माइनस
What is initial? Initial is how much? 100. So answer becomes minus 180 kg meter per second. यहां से निकल आएगा चेंज इन मोमेंटम इस पर्टिकुलर बॉडी का। अच्छा, कुछ केसेस में हमसे ऐसे दिया जाता है कि हमारे पास इट्स अ फ्लोर एंड ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m और वेलोसिटी मान लेते हैं u है और वो इधर को जा रही है, देखो डायरेक्शन देखो, और ऐसा करते हैं ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल लाइन है। जैसे वो लाइट जाती है ना, लाइट रे ऐसे जाती है, टकराने के बाद ऐसे लौटती है। बॉल में भी तो ऐसे होगा ना, अगर हम एक बॉल को ऐसे मारेंगे तो टकराने के बाद कहाँ जाएगी? इधर को डिफ्लेक्ट होगी। तो हमने मान लिया कि ये किसी थीटा एंगल पे जा रही है और टकराने के बाद इससे कोलाइड हुई और कोलाइड होकर वो कहीं यहां चले गई। एंड मान लेते हैं कि ये एंगल सेम नहीं है, इसको हम मान लेते हैं अल्फा। सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। सपोज करो कि मैंने मान लिया इसका अल्फा एंगल। तो अब तुम बोलोगे कि ये मास m था, यहाँ पे भी मास m के बराबर है। एंड सपोज करो ये वाली वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी वाज u एंड दिस वेलोसिटी इज समथिंग v। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो तुम ऐसे बोलोगे कि सर देखो हम इसका डायग्राम बनाते हैं कंपोनेंट्स में ब्रेक करके। याद होगा कंपोनेंट, ये हमारा फ्लोर है, ये हमारी वेलोसिटी है। याद है ना, थीटा के डायरेक्शन में कॉस आता है, इधर एक मोमेंटम होगा mu और ये एंगल थीटा, इसका इधर को कंपोनेंट क्या आएगा? कॉस में, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा? साइन। याद आ रहा है? स्टार्टिंग से वेक्टर के टाइम से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं कंपोनेंट में रेजोल्यूशन। सो दिस इज मोमेंटम, ये एंगल है तो इसका ये कंपोनेंट इधर को आएगा mu cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर को आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? mu sin थीटा। नाउ वी मेक दिस डायग्राम। सो ये हमारे पास बॉडी है, इट्स अ बॉडी, मास है, और इधर को जाएगी, एक कंपोनेंट इधर आएगा और इसको हम लोग क्या लिख रहे होंगे? इसको हम लिखेंगे mu cos थीटा, mu cos थीटा। और उसके बाद हम क्या करेंगे? एक दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे, ये बॉडी होगी और ये जा रहा होगा इधर को, इस वाले कंपोनेंट को हम क्या बोलने वाले? mu sin थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। दिस इज mu, एंगल इज थीटा, इधर आएगा mu cos थीटा, इधर आएगा mu का sin थीटा। बहुत अच्छी बात है। ये कौन सा वाला डायग्राम है? ये कोलिजन के पहले का डायग्राम है। हम इसको क्या बोल सकते हैं? बिफोर कोलिजन। अभी तक ये टकराया नहीं है, अब टकराने वाला है। टकराने के बाद क्या होगा? टक्कर के बाद ये बॉडी इधर को जा रही होगी। अगर इधर जाएगी तो हम क्या करेंगे? सेम फ्लोर। इसका मोमेंटम कितना होगा? mv, और ये कितना एंगल है? अल्फा। तो अल्फा के डायरेक्शन में कितना आएगा? कॉस, और इधर को कितना आएगा? साइन। ठीक बात ना? तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, इधर हम लिखेंगे बॉडी, इट्स अ बॉडी, एंड इसका एक कंपोनेंट इधर को आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? mv cos अल्फा, और इधर वाले कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे? इस वाले को हम लोग बोलेंगे mv sin अल्फा। कंपोनेंट समझ में आते होंगे? अब तुम एक बात सोचो, हमारे पास कोई बॉल होती है, यहाँ पे ऐसे बॉल होती है, और हम इस बॉल को इधर को मारते हैं, इधर को दीवार के किनारे, तो क्या होता? ये बॉल ऐसे चले जाती किनारे किनारे। मतलब अगर हमने इस बॉल को यहाँ पे रख के हिट करके ऐसे मारना था तो वो कोलाइड नहीं करती। कोलिजन किसका होता है? कोलिजन उन चीजों का होता है जो डायरेक्ट हिट करते हैं। अगर हम किसी एक बॉडी को यहाँ पे लें और इसके पैरेलल चलाने की ट्राई करें इस डायरेक्शन में, ये कोलाइड नहीं करेगी, दीवार के किनारे से निकल जाएगी, टक्कर नहीं होगी। टक्कर किस वाले कंपोनेंट की होगी? मतलब जो ये वाली वेलोसिटी है ना, ये वाली वेलोसिटी तो इस सरफेस के पैरेलल होगी। ये पहले भी पैरेलल था, बाद में भी पैरेलल है। ये कोलाइड नहीं कर रहा है। कोलाइड कौन कर रहा है? कोलाइड कर रहा है ये इस कंपोनेंट के साथ। जब ये जाएगा, हिट करेगा ना, तो हिट करने के बाद जब ये लौटेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, हम लाइन लिख सकते हैं कि नोट में लिख सकते हैं, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम डज नॉट चेंज। इसका क्या मतलब है? चेंज कौन सी चीज होती है? जैसे एक चीज सोचो आपकी, मेरे हाथ में पेंसिल है और आपने अपनी पाम को आगे कर रखा है। अगर मैं पेंसिल को आपकी पाम की तरफ जोर से मारूं तो आपको हिट होगा, हिट, उसको हम बोलेंगे कोलिजन। लेकिन अगर मैं पेंसिल को लूं और आपकी पाम के किनारे से तेजी से निकाल दूं, मतलब आपकी पाम के पैरेलल पेंसिल को बहुत तेजी से रन कर रहा हूं, तो वो पाम में टच तो हो सकता है बट पाम पे टकराएगा नहीं। इसका मतलब ये मान लेते हैं कि ये आपकी पाम है और ये बॉडी है जो आपकी पाम के किनारे जा रही है। जो किनारे किनारे जाएगा ये हिट नहीं करेगा,
ये हिट नहीं करेगा। हिट कौन करेगा? ये हिट करेगा। तो मैंने क्या लिखा? द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। पैरेलल कंपोनेंट कौन सा है? ये वाला है पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम डज नॉट चेंज। चेंज क्यों नहीं होता? क्योंकि ये इस सरफेस पे हिट नहीं कर रहा है। हिट कौन कर रहा है? ये जो हिट करेगा वो चेंज होगा। तो अब हम आगे लिख सकते हैं इसी के कंटिन्यूएशन में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट of momentum changes. Perpendicular component of momentum changes. So change in momentum इक्वल टू क्या बोलेंगे हम? फाइनल माइनस इनिशियल। अभी मैंने क्या बोला? पैरेलल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, मतलब जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी। इसको हमने क्या लिखा था? इसको हमने लिखा था mu sin थीटा। ये mu sin थीटा था ना, और इसको हम लोगों ने क्या लिखा? mv sin अल्फा। एक्चुअली ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, इनमें चेंज नहीं आ रहा। चेंज किसमें आ रहा है? इसमें और इसमें। इसको हम बोल रहे हैं इनिशियल और इसको हम क्या बोल रहे हैं? फाइनल। तो इसके हिसाब से अगर हम इसको बोल रहे थे पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव डायरेक्शन। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? फाइनल कौन सा होगा? दिस इज फाइनल एंड दिस इज इनिशियल। तो यहाँ पे हम लिख रहे होंगे दिस इज चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एंड दिस इक्वल टू फाइनल कौन सा है? फाइनल है इस तरफ, और ये एक्चुअली नेगेटिव है। तो क्या लिख रहे होंगे अब इसको? हम इसे लिखेंगे माइनस एम वी साइन अल्फा। फिर आएगा माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम यू कॉस, सॉरी एम यू साइन नहीं होना था ना, ये वाला लेना था हमें, और ये कौन सा था? कॉस। और ये वाले कौन सा है? ये भी कॉस है। तो हमें यहां लिखना था क्या? माइनस एम वी कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या लिखना था? माइनस एम यू कॉस थीटा। और यहां से हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले सकते हैं, एम भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे आएगा वी कॉस अल्फा प्लस यू कॉस थीटा, एंड दिस इज व्हाट चेंज इन मोमेंटम। एक बार चेक करो। एक छोटा सा एग्जांपल और क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। मैं फ्लोर ऐसे बना दूंगा, ऐसे फ्लोर बनाता हूं, और ये हमारे पास पार्टिकल है, इसका मास है 1 kg एंड वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। और ऐसा हम मान लेते हैं कि हाँ, सो दिस इज व्हाट 10 मीटर पर सेकेंड, और हम मान लेते हैं कि जब ये टकराएगा ना, तो ये वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा 60 डिग्री। टकराने के बाद इधर हो जाता है सेम, और अभी भी इसकी वेलोसिटी होती है 10 मीटर पर सेकेंड, और एंगल अभी भी कितना है? 60 डिग्री। डायग्राम देखो ध्यान से। ये वाली बॉडी जिसका मास 1 kg है, एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ये सीधा आके हिट करता है, ये परपेंडिकुलर है, कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। बाद में भी कितने एंगल पे जा रहा है? 60 डिग्री पे। अगेन वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। आई थिंक आपको समझ आती है। कोई आपसे पूछता है फाइंड चेंज इन मोमेंटम, फाइंड चेंज इन मोमेंटम and force on body if time of contact is 0.1 second. If time of contact is 0.1 second, हाँ, तो इस वाले केस में क्या होगा? ये फ्लोर है और हमने इस पे कंसीडर करना है, सी ये मोमेंटम है। मोमेंटम का एक कंपोनेंट इधर होगा और एक इधर होगा। हमने केवल कौन सा वाला कंसीडर करना है? ये वाला कंसीडर करना है। क्लियर है? सो कोलिजन से ठीक पहले हमारा पार्टिकल इधर को आ रहा होगा, और इसका जो मोमेंटम होगा वो कौन सा कंपोनेंट लेंगे? कॉस कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट लेंगे।
और इसका मोमेंटम एक्चुअली कितना है, मास इनटू वेलोसिटी। देखना ना, मास कितना है 1 और वेलोसिटी कितनी है 10, सो मोमेंटम आएगा 10। सो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो होगा 10 cos 60। अच्छा, टकराने के बाद कहाँ पे जाएगा, टकराने के बाद ये ऊपर को जाएगा और इधर जाएगा, ये भी 60 है तो इसका इधर को कंपोनेंट भी cos में आएगा। सो ये हो गया बिफोर। हम एक और कंपोनेंट लेते हैं ये वाला, और ये भी आंसर कितना आएगा 10 cos 60। ये बिफोर है और ये कौन सा है, आफ्टर है। अगेन साइन हम पे डिपेंड करता है। लेट्स से हम ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो क्योंकि गिवन नहीं है, तो नीचे वाले को नेगेटिव ले लेते हैं। अगर मैंने ऐसे लिया तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। मैं उल्टा भी कर सकता हूं, अगर मैं इनिशियल वाले को पॉजिटिव लेता हूं, इसको नेगेटिव लेता हूं, तो आंसर माइनस में आएगा। सो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन नहीं है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम आएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। व्हाट इज पी फाइनल, पी फाइनल इज दिस, और वो कितना होगा, वो होगा 10 cos 60, कितना होगा हाफ माइनस, और पी इनिशियल खुद नेगेटिव है, ये खुद माइनस है तो एक बार और माइनस आएगा, माइनस फिर से माइनस लेंगे 10 इंटू हाफ। आंसर कितना आ गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। जिनका आंसर 10 आया वो भी ठीक है, जिनका आंसर -10 आया वो भी ठीक है। क्लियर। अभी कोई कहता है कि सर फोर्स बताओ, तो फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, एंड डेल्टा पी वॉज 10, डेल्टा टी वॉज 0.1, आंसर कम्स आउट 100 न्यूटन। दिस मच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दिस इज इट। क्लियर है। सो ये मोमेंटम के बारे में था। ऐसे ही अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते जाएंगे। फिर ये सेम चीज हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे वहां पे कोलिजन पढ़ाऊंगा। आप ये मान के चलो कोलिजन का आधा पार्ट मैंने हाफ पार्ट यहाँ पे खत्म कर दिया, आपके कंसेप्ट समझ में आपको आ जाएंगे इतने से। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, और वो अगला टॉपिक है एपरेंट वेट। एपरेंट वेट का मतलब होता है ऐसा वेट जो आपको फील हो, दैट्स कॉल्ड एपरेंट वेट। जैसे 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 मैं आपको एक एग्जामिन करवाता हूं। मान लो ये आप हो, दिस इज यू, और आपने अपने सर पे 2 kg का कोई वेट रख लिया ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। कितना वेट है 2 kg का। तो आपके सर पे, मैं सर पे क्यों रख रहा हूं, क्योंकि पूरा भार फील होगा, अभी आपको पता चलेगा कि सच में सर पे वेट रखा हुआ। यू हैव पुट 2 kg वेट ऑन हेड, आपको इसका भार वेट फील हो रहा होगा। क्लियर है। अब मैं आपसे कहता हूं आप जंप कर जाओ। जब तक आप ऐसे खड़े हो तब तक आपको हेड के ऊपर वेट फील होगा, बट जैसे आप फ्री फॉल करते हो ना, ये आप हो और ये वेट है और आप फ्री फॉल कर रहे हो। फ्री फॉल का मतलब हुआ ग्रेविटी जितना आपको रन करा रही है आप रन करो, बस हवा में हो, बस उड़ते चले जा रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं इस टाइम पे वेट फील होगा कि वेट फील नहीं होगा, सोच के बताओ। जब आप हवा में फ्री फॉल कर रहे हो तो आपके ऊपर वेट फील होगा कि नहीं होगा, आंसर आएगा नहीं होगा। उसका कारण है इस बॉडी पे लगता है mg। कहां पे लगता है, नीचे। उस mg की वजह से ये वाली बॉडी नीचे जाने की कोशिश करती है। बट यहां इस केस में तुमने क्या करा हुआ, इस केस में तुम रुके हो। सो बॉडी इज ट्राइंग टू गो डाउन बट यू डू नॉट अलाउ इट टू गो। मतलब इस केस में बॉडी नीचे जाने की कोशिश कर रही है, नीचे जाने की कोशिश कर रही है, बट तुम इसको अलाउ नहीं कर रहे हो। अगर तुम इसको अलाउ नहीं कर रहे हो नीचे जाने के लिए, तो क्या होगा, ये बॉडी यहीं पे रुकी रहेगी, लेकिन वो तुम्हारे सर को पुश करती रहेगी नीचे को। इस वाले केस में क्या हुआ, तुम फ्री फॉल कर रहे हो, तो तुम भी फ्री फॉल कर रहे हो, बॉडी भी फ्री फॉल कर रही है। अगर बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो बॉडी तुम्हारे सर पे कोई भी भार अप्लाई नहीं करेगी, कोई भी वेट नहीं लगाएगी, क्योंकि इसका नेचर क्या था, इसका नेचर था जी से भागने का, और तुम ऑलरेडी इसको जी से रन करा रहे हो। ऐसे वाले केस में तुम्हारे सर पे तो रखा हुआ है लेकिन तुम्हारे पे कोई भी भार नहीं लगाएगा। इसको बोलते हैं एपरेंट वेट। इन बोथ केसेस इट्स वेट इज mg। दोनों केसेस में, यहां भी और यहां भी, वेट कितना है mg, पर तुम्हें भार कितना फील हो रहा है, यहां तुम्हें उतना फील हो रहा है जितना है, और यहां तुम्हें फील ही नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, हम 2-3 केस करते हैं। हम एक लिफ्ट ले लेते हैं, लिफ्ट सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है हमारे लिए। एलिवेटर और लिफ्ट ये है, और हम इसके ऊपर ना खड़े हो जाते हैं। सेम केस, सेम पर्सन, ये सेम पर्सन है, हंसता हुआ चेहरा, और आपने इसके ऊपर वेट रख रखा है। मैं 3 केस की बात करता हूं, 3 केसेस हैं। लिफ्ट एट रेस्ट, लिफ्ट एट रेस्ट। पहले वाला केस है, ना लिफ्ट ऊपर जा रही है ना लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट वहीं की वहीं है।
एक केस हो गया। दूसरा केस हो गया, ये हमारे पास लिफ्ट है, ये आप हो और ये वेट रखा हुआ है और लिफ्ट अब ऊपर को एक्सेलरेट हो रही है। एंड तीसरा केस हो सकता है जिस केस में क्या हुआ, आप सेम हो, आपके ऊपर वेट रखा है, लेकिन अब की बारी लिफ्ट कहां जा रही है, नीचे को एक्सेलरेट हो रही है। आप समझ पा रहे हैं? एक केस में लिफ्ट जैसी थी वैसे ही है। अब एक काम करो, हम किसी मॉल में चलते हैं। जब हम किसी मॉल में जाते हैं और लिफ्ट ऊपर को ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पे जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी बॉडी का भार थोड़ा सा बढ़ गया हो। इतना ज्यादा भी नहीं बढ़ता कि तुम गिर जाओ, लेकिन हल्का सा बढ़ता है। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, नहीं किया तो अगली बारी कर। जब ये बॉडी नीचे आती है, लिफ्ट जब नीचे आती है, तो हमें ऐसे लगता है जैसे हम थोड़े से लाइट हो गए हो, बहुत थोड़े से लाइट हो गए हो। वो लाइट होने का कारण है एपरेंट वेट। तो ऐसे वाले केस में जब ये लिफ्ट रेस्ट में थी और आपके सर पे कोई भार रखा हुआ था, तो अभी जो वेट तुम्हें फील होगा, अभी जो वेट तुम्हें फील होगा, वो एक्चुअली रियल वेट होगा। रियल वेट का मतलब जितना है उतना होगा। अगर इसका वेट mg है तो तुम्हें फील कितना होगा, mg के बराबर होगा। अभी मैं प्रूफ नहीं करा रहा आपको, केवल बता रहा हूं, आप दिमाग में जाने दो चीजों को। ऐसे वाले केस में जो वेट होगा ना, वो वेट तुम्हें एक्चुअली mg से ज्यादा फील होगा। सच में इसका जो एक्चुअल वेट है वो mg है, इसका भी mg है, इसका भी mg है, लेकिन जो तुम्हें इस बारे केस में फील होगा वो mg से ज्यादा, मतलब ये तुम्हें ज्यादा भारी फील होगा। और ऐसे केस में वेट जो तुम्हें लगेगा वो mg से कम लगेगा। तो मैं आपको दो बातें बोलूंगा, दिस mg इज कॉल्ड रियल वेट एंड रियल वेट। बट जो आपको महसूस हो रहा है दैट्स कॉल्ड एपरेंट वेट, एपरेंट वेट। इस वाले केस में एपरेंट वेट एंड रियल वेट आर सेम। इस वाले केस में एपरेंट वेट इज मोर देन रियल वेट, और इस वाले केस में एपरेंट वेट इज लेस देन द रियल वेट। आप कभी मैरी गो राउंड पे बैठे हो, एक बड़ा सा झूला होता है और वो नीचे से ऊपर जाता है, पहले ऊपर जाता है फिर ऊपर से नीचे आता है। जब नीचे से ऊपर जाता है तो ज्यादा डर नहीं लगता, लेकिन जब ऊपर से नीचे आता है तो डर काफी ज्यादा फील होता है। ऐसा हमें लगता है जैसे हम डर रहे हो। उसका कारण पता क्या होता है? जब ऊपर से नीचे आता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस आपको केवल हिंट दे रहा हूं। जब वो ऊपर से नीचे आता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमारा जो वेट है वो कम हो जाता है। जिस तरह से एपरेंट वेट लिफ्ट नीचे आ रही है ना, जैसे लिफ्ट नीचे आ रही है तो वेट कम हो गया, वैसे जब मैरी गो राउंड में हम नीचे को आ रहे होते हैं तो हमें हमारा वेट हल्का फील होता है, और हल्का फील होने से हम डर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है, हमारा दिमाग ऐसे नोटिस करता है, रजिस्टर करता है कि जैसे हम गिर रहे हो। हम एक्चुअली गिर नहीं रहे होते हैं, बट हमारे अंदर एक तरह का पैनिक और फियर आ जाता है। तो ये होता है ड्यू टू एपरेंट वेट। परफेक्ट है। अब हम काम करते हैं, एक एक चीज को स्टडी करने की ट्राई करते हैं। जो एक्चुअल वेट होता है, एक्चुअल वेट is force by gravity on body as mg। ये एक्चुअल फोर्स, एक्चुअल वेट होता है। लेकिन जो एपरेंट वेट होता है, एपरेंट वेट इज द contact force between body and floor। इस लाइन को समझने की जरूरत है। मतलब बॉडी एंड प्लेन, कोई भी प्लेन हो सकता है, जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, बॉडी एंड प्लेन। अंडरस्टैंड करो, एक्चुअल वेट क्या होता है? एक्चुअल वेट होता है फोर्स जो ग्रेविटी लगाती है किसी बॉडी पर, वो बेसिकली mg होता है। और जो एपरेंट वेट होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है बिटवीन बॉडी एंड प्लेन। आप कहेंगे सर थोड़ा सा समझाओ। सपोज करो ये हमारे पास ये हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन है, और ये प्लेन में एक वेइंग मशीन लगी हुई है। समझो आप, वेइंग मशीन का मतलब क्या होता है? एक स्प्रिंग लगी होती है। अभी समझाऊंगा आपको स्प्रिंग क्या होती है, बट होती है, एक स्प्रिंग लगी होती है ऐसे, और हमने इसके ऊपर एक वेट रख दिया होता है। ये वेट रख दिया होता है। जब तुम ऐसे वेट रखते हो ना, तो ये वेट क्या करता है? जैसे तुम इस वेट को रखते हो, ये वाला वेट इस स्प्रिंग को कंप्रेस करता है। ये वेट स्प्रिंग को कंप्रेस करता है। जब कंप्रेस करता है तो ये कंप्रेस हो जाती है। जैसे कंप्रेस हो जाती है तो हमारे पास एक तरह की रीडिंग आती है। मतलब अगर ये कम कंप्रेस होगी तो रीडिंग कम आएगी, ज्यादा कंप्रेस होगी तो ज्यादा रीडिंग आ जाएगी। सपोज करो इसका एक्चुअल वेट है mg। क्लियर हो गया? अगर हम इस वाले सिस्टम को जैसा रखा है वैसे रखे रहें,
कुछ भी ना करें, कोई चेंज ना करें, तो अगर इसका वेट mg होगा तो इस वाले स्प्रिंग पर फोर्स कितने के बराबर लगेगा? mg के बराबर। ये mg क्या करेगा? इस वाले स्प्रिंग को दबाएगा, दबाने से एक रीडिंग आएगी। रीडिंग मतलब एक तरह का फोर्स हमें एक्सपीरियंस होगा कि इतना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, और वो हमारी रीडिंग देगा। अब सपोज करो ये पहला केस हो गया, इसका मतलब इस केस में जो रीडिंग आएगी, रीडिंग इज mg, दैट्स इट। दूसरा वाला केस देखें हम, ये स्प्रिंग है और ये mg है। अब हमने क्या करा, इसको हल्का सा पुश कर दिया, एक्स्ट्रा पुश दे दिया। जब तुम एक्स्ट्रा पुश दोगे तो स्प्रिंग को क्या लगेगा? उसको ये नहीं लगेगा कि मेरे ऊपर m मास रखा है, उसको क्या लगेगा? m से ज्यादा मास रखा है, क्योंकि अब की बारी स्प्रिंग पहले से ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा। तो इस टाइम जो ये रीडिंग देगा, वो जो रीडिंग देगा वो mg से ज्यादा होगा। जो ये है ये रियल है, रियल वेट है, और जो ये चीज है वो क्या चीज है? ये एपरेंट वेट है। आपको क्लियर हो गया? जो रीडिंग सच में आ रही है दैट इज दी एपरेंट वेट, और जो सच में है दैट इज दी रियल वेट। अब आपको एक फिर से एग्जांपल देता हूं मैं। आप किसी पर्टिकुलर शॉप पे जाते हो, ऐसी शॉप पे जाते हो जहां पे वेइंग मशीन इस तरह की है, वो प्लेन होता है ना जिसके ऊपर डिस्प्ले लगा होता है, यहाँ पे डिजिटल कुछ डिस्प्ले हो रहा होता है कि कितना वेट हो गया, क्या हो गया। तुम अगर इसके ऊपर वेट रखते हो लेट से 1 kg रखा है, तो यहाँ पे रीडिंग आती है 1 kg। लेकिन कब आती है? तब आती है जब हम कोई चेंज ना करें, नॉर्मल कंडीशन में वेट रखें, ना तो ज्यादा हवा चल रही है, ना ऊपर से कोई दबा रहा है, ना हम लिफ्ट में हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, बस ऐसे है, तो आंसर आएगा 1 kg। लेकिन अगर हमने क्या करा, हमने इस वाली को, वेइंग मशीन सेम है, हम वेइंग मशीन को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। कैसे कंफ्यूज करेंगे? यहाँ पे रीडिंग आती है, हमने रखा हुआ तो 1 kg है, लेकिन दबा दिया बाय सम फोर्स। आपने अपनी फिंगर या थंब रखा इस वाले वेट के ऊपर, जो ये वेट रखा था इसके ऊपर आपने थंब रख के हल्का सा नीचे को दबा दिया। क्या लगता है, रीडिंग सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी? अब की बारी रीडिंग 1 kg नहीं आएगी, अब की बारी डिफरेंट आएगी। इसका मतलब इस वाले केस में एपरेंट रीडिंग रियल रीडिंग से डिफरेंट होगी, जबकि इस वाले केस में एपरेंट रीडिंग और रियल रीडिंग कैसे होंगे? सेम होंगे। क्लियर है? सो दिस वाज अबाउट इट, रियल एंड एपरेंट। अभी मैंने एक टर्म लिखवाया आपको। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो एपरेंट वेट होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बॉडी एंड प्लेन। मैं इस चीज को डिफाइन करता हूं। फिर से 3 केसेस लेते हैं। सपोज करो हमारे पास ये लिफ्ट है, हमारे पास ये लिफ्ट है और ये रेस्ट में है, और हमारे पास ये बॉडी है जिसका मास m के बराबर है, और ये रुका हुआ है। अभी क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा होगा mg। mg क्या चीज है? रियल वेट है। mg की वजह से ये वाली बॉडी इस वाले प्लेन को नीचे को दबाएगी, ये वाली बॉडी इस वाले प्लेन को नीचे को दबाएगी, तो ये वाला प्लेन ऊपर को एक फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स R। बट लिफ्ट कैसी है? लिफ्ट रुकी हुई है। अगर लिफ्ट रुकी होगी तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना आएगा? लिफ्ट रुकी है, लिफ्ट में मोशन नहीं हो रहा, बॉडी में मोशन नहीं हो रहा, तो नेट फोर्स कितना आएगा इसके ऊपर? 0 आएगा। अगर नेट फोर्स 0 होगा, एफ नेट ऑन बॉडी इक्वल टू 0, दैट इज r माइनस एम जी इक्वल टू 0। r को पॉजिटिव ले लिया तो mg को नेगेटिव ले लिया, तो r कितने के बराबर आ गया? mg के बराबर। आई थिंक इतना क्लियर। r इज इक्वल टू व्हाट? mg। ये केस 1 आ गया। इसका मतलब इस केस में जो रीडिंग आ रही है, रीडिंग समझो, रीडिंग ये रीडिंग नहीं है, ये तो ग्रेविटी ने खींचा, ग्रेविटी ने बॉडी को mg से खींचा। रीडिंग क्या चीज होगी? रीडिंग होगी इसका एक्सपीरियंस। रीडिंग इज इसका एक्सपीरियंस, मतलब ये वाली बॉडी सच में इस वाले फ्लोर को जितने से धक्का देगी, फ्लोर उतने से रिएक्शन लगाएगा, और जो रिएक्शन लगाएगा वो होगा इसका एक्सपीरियंस, क्योंकि इसने अपने आप को संभालने के लिए बॉडी के ऊपर रिएक्शन अप्लाई करा। ये वाला फ्लोर बॉडी पे जितना ज्यादा रिएक्शन अप्लाई करेगा, इसको क्या लगेगा? इसको लगेगा बॉडी उतनी ज्यादा हल्की या भारी है। इसका मतलब सच में जो रीडिंग आएगी वो क्या होगा? वो ये होगी। और एक्चुअल वेट होगा वो क्या होगा? वो ये होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? रीडिंग इज आर, रीडिंग इज आर, बट वेट इज mg। और कौन सा वेट है? एपरेंट वेट है कि रियल वेट है? दिस इज बेसिकली रियल वेट। ये हो गया एक केस। नाउ वी हैव केस नंबर 2। केस नंबर 2 के हिसाब से हमारे पास ये है लिफ्ट और ये है बॉडी, मास है,
और अब की बार लिफ्ट कहां जा रही है? लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है। इस पे फोर्स काम करेगा mg, और ऊपर क्या काम करेगा? ऊपर काम करेगा रिएक्शन। बॉडी कहां पे एक्सेलरेट हो रही है? बॉडी एक्सेलरेट हो रही है ऊपर। कौन ज्यादा कौन कम होगा? ये ज्यादा और ये कम होगा। रिलेशन क्या आएगा? ऐसे वाले केस में जो एफ नेट होगा वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर बॉडी पे ध्यान से समझो, लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है, लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है, बॉडी कहां पे? बॉडी लिफ्ट में। अगर लिफ्ट एक्सेलरेट होगी तो बॉडी भी एक्सेलरेट होगी, और अगर बॉडी एक्सेलरेट होगी तो न्यूटन का सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी एक्सेलरेट होगी तो उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? नेट फोर्स इज नॉट जीरो। तो फिर नेट फोर्स क्या लिखेंगे हम? अगर ये बॉडी ऊपर को एक्सेलरेट हो रही है तो ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, क्योंकि जितना एक्सेलरेशन लिफ्ट का होगा उतना एक्सेलरेशन बॉडी का होगा। r क्या आएगा? r आएगा m टाइम्स g प्लस a। तुम्हें मैथमेटिक्स देख के क्या लग रहा है? मैथमेटिक्स देख के लग रहा है कि ये ज्यादा होगा। ये क्या चीज है? ये एपरेंट वेट है, और ये क्या चीज है? ये रियल वेट है। ऐसे वाले केस में एपरेंट वेट ज्यादा होगा। कंफ्यूज तो नहीं हुए? मैंने आपसे बोला था एपरेंट वेट का मतलब, इसको क्या फील होगा? इसको क्या फील होगा? ये बोलेगा कि मैंने इस बॉडी पे जितना रिएक्शन लगाया, मुझे तो ऐसा लगेगा कि बॉडी उतनी भारी है, ये बॉडी जितनी भारी फील होगी उतना ज्यादा रिएक्शन इसको लगाना पड़ेगा। और इसके हिसाब से, इसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर इसको ज्यादा रिएक्शन लगाना पड़ेगा तो ये क्या मान के चलेगा? बॉडी ज्यादा भारी है। इसका मतलब इस लिफ्ट के हिसाब से बॉडी का जो वेट इसको फील हो रहा है वो एक्चुअल से ज्यादा फील हो रहा है। इस चीज को हम बोलते हैं क्या? एपरेंट वेट, राइट? सो R इज एपरेंट वेट एंड mg इज रियल वेट। और ऐसे पर्टिकुलर केस में जो एपरेंट वेट होगा वो कम है कि ज्यादा? वो एक्चुअली ज्यादा आ रहा है। अगर हम थर्ड केस देखें, 2 मिनट आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग डाउट देखेंगे। आपके अगर कोई डाउट है तो उनको हैंडल करते हैं। ये हमारे पास दोबारा लिफ्ट है, वी हैव लिफ्ट एंड अगेन वी हैव बॉडी, इट्स अ बॉडी, मास m, बट नाउ लिफ्ट इज कमिंग डाउन। अब लिफ्ट नीचे आ रही है, तो इस बॉडी पे लगेगा रिएक्शन ऊपर को R, अगेन बॉडी पे mg लगेगा नीचे। एक बात सोचो आप, लिफ्ट कहां जा रही है? नीचे। बॉडी किस में रखी है? लिफ्ट में। लिफ्ट नीचे जाएगी तो बॉडी कहां जाएगी? बॉडी भी नीचे जाएगी। लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन से जा रही है? ए से। तो बॉडी कितने एक्सेलरेशन से जाएगी? ए से। तुम चाहो तो फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे? वी हैव बॉडी, वी हैव mg, वी हैव r, कहां जा रहा है? नीचे। तो फिर कौन बड़ा मानेंगे हम? ये, क्योंकि ये डोमिनेट करेगा ना, तभी तो नीचे जा रहा है। तो रिलेशन क्या आएगा? mg माइनस r इज इक्वल टू ma। यहां से r कितना आएगा? mg माइनस ma। ये एपरेंट वेट आएगा। ओके बच्चों, सो ऐसे वाले केस में जो r की वैल्यू आ रही है वो mg से कम आ रही है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? m टाइम्स g माइनस a। और ऐसे केस में r इज लेस देन mg। तो मतलब एपरेंट वेट जो आएगा, मतलब जो लिफ्ट को एक्सपीरियंस होगा कि बॉडी हल्की है कि भारी है, तो उसको क्या लगेगा? बॉडी इज लाइट प्रीवियस केस के कंपैरिजन। आप अगर कभी ना अपने घर के लिए वेइंग मशीन लेके आए, आप जैसे अपना वेट मैनेज कर रहे हो और देख रहे हो कि वेट मैनेज्ड है कि नहीं है, और हम लोग क्या करते हैं, अपनी खुद की वेइंग मशीन छोटी सी लेके आते हैं। तो जब आप कभी मॉल या कहीं पे वेइंग मशीन खरीदने जाओ ना, और खरीद के जब ला रहे हो तो एक काम जरूर करना, एक बार जब लिफ्ट रुकी हो ना ऊपर वाले किसी फ्लोर पे, तो उस पे आप वेइंग मशीन को नीचे रखना, उस पे खड़े हो जाना, आपको आपका एक्चुअल वेट पता चलेगा। फिर आप वेइंग मशीन पे खड़े रहना, फिर वेइंग मशीन को ऊपर को चलाना। मतलब जब हमारी वेइंग मशीन नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जा रही होगी और तुम वेइंग मशीन पे खड़े होगे, तुम क्या पाओगे कि अगर तुम्हारा मास 70 kg होगा ना, तो वो रीडिंग 70 से ज्यादा कोई 75, 80 ऐसा वेट शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक वो लिफ्ट ऊपर जाती रहेगी आपको अपना वेट ज्यादा फील होगा। तो 3 काम करने हैं। पहले लिफ्ट रुकी है, आपने वेइंग मशीन पे खड़े हो जाना है, एक्चुअल वेट आएगा जो आपका है। फिर अगली बारी लिफ्ट को ऊपर को एक्सेलरेट कराना है। फिर ऊपर वाले फ्लोर से जब नीचे वाले फ्लोर पे आ रहे हो दोबारा खड़े हो जाना, तो आप दोबारा से फ्लोर पे वेइंग मशीन रखना, उस पर खड़े हो जाना। जब लिफ्ट नीचे आएगी यू विल फाइंड कि अब की बार जो आपका वेट आएगा, जो आपको दिखेगा, वो एक्चुअल से कम दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं एपरेंट। क्लियर? सच में जो है वो तो है, लेकिन जो हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, जो हमें दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड एपरेंट। ठीक है? एग्जांपल लिखो। अ बॉडी ऑफ मास 20 kg, a body of mass 20 kg
is placed on a body of mass 20 kg is placed on a lift. A body of mass 20 kg is placed on a lift. Calculate apparent weight of body. Calculate apparent weight of body when lift is number one point at rest. Number 1 point at rest. Number 2 point accelerating up with acceleration 5 meter per second square. Accelerating up with acceleration 5 meter per second square. Number 3rd point accelerating down with acceleration 5 meter per second square. फर्स्ट पॉइंट में ना ये लिफ्ट है और इस पे बॉडी है, बॉडी इस पे ऐसे रखी हुई है। पहला केस है, आर लगेगा ऊपर और नीचे आएगा mg। तो फर्स्ट केस में जो आर आएगा ना वो mg के इक्वल होगा। दैट मींस मास कितना दिया था मैंने 20, जी को हम 10 ले लेते हैं तो आंसर कितना आएगा 200 न्यूटन। ये पहला केस है। दूसरे वाले केस में हमने क्या करा, दूसरे वाले केस में लिफ्ट ऊपर को एक्सेलरेट हो रही है विद एक्सेलरेशन कितना था a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे वाले केस में जब r आएगा ना, r नीचे mg और रिलेशन क्या आएगा r माइनस mg इक्वल टू ma। यहां से r निकल के आएगा m टाइम्स g प्लस a और आंसर आएगा 20 इंटू g को 10 लेते हैं, a 5 दिया हुआ 15 हो जाएगा, आंसर आएगा 300 न्यूटन। और थर्ड केस तो मैं समझ आ गया। थर्ड केस में मैंने फॉर्मूला भी याद है, मैं वैसे भी आप चाहो तो सीधा फॉर्मूले से कर सकते हो। क्या आएगा m टाइम्स g माइनस a और इसके हिसाब से आंसर करेंगे तो आएगा कितना 100।